सेल सेल सेल, अच्छे का माल सस्ते में। कुछ माल तो ऑलरेडी बिक चुका है, बाकी जो माल बचा है अब उसे खरीदने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। यही हाल दिखाई दे रहा है सरकार की नीतियों का। सरकार जिस प्रकार से सरकारी संपत्तियों को बेचने के लिए लगातार सेल लगाए हुए थी, इस सेल में कुछ कंपनियां तो बिक गईं, लेकिन जो कंपनी ऑलरेडी बिक चुकी हैं और जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को खरीदा था, अब वही लॉस में जाने का कारण बता रही हैं। जिस फायदे की उम्मीद से प्राइवेट कंपनियों ने सरकारी कंपनियों को खरीदा था, वो फायदा उन्हें होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। इस कहावत का मतलब है कि कम खर्चे में ज्यादा कमाई। तो अब सरकार भी इस कहावत के अनुरूप निजीकरण की नीति को बदल रही है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि सरकार की नई निजीकरण की नीति किस प्रकार से बदलने जा रही है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। निजीकरण की नीति 2014 से ही बीजेपी की सत्ता में आने से शुरू हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। निजीकरण की नीति वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर शुरू की, पर निजीकरण की नीति बीजेपी की नीतियों में हमेशा से रही है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी जी के अंतिम कार्यकाल 1999 से 2004 के दौरान कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने का काम किया था। इसके पहले 15 अगस्त 1947 अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत ने गणराज्य, समाजवादी और आर्थिक रणनीति के लिए सोचना स्टार्ट किया था। 1980 में आर्थिक पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाया गया। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय खाड़ी युद्ध और सोवियत संघ के पतन के बाद भारत के लिए विदेशी भुगतान की विकट समस्या का सामना करने के लिए एक बार फिर से सरकार को आंशिक निजीकरण का सहारा लेना पड़ा था। तो निजीकरण की नीति 1991 से शुरू हुई थी। 1980 में सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था, क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी ने कुछ बड़े आर्थिक सुधार पेश किए। यही अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कहलाया, जिसे हम आज निजीकरण के रूप में जानते हैं। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण नीति के लिए निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन किया गया। यह विभाग माननीय वित्त मंत्री के देखरेख में काम करता है। यह विभाग ही निर्धारित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी का निवेश किया जाए और उस विनिवेश से कितना पैसा सरकार के बजट में आएगा। तो इस विभाग को शॉर्टकट में दीपम कहते हैं, और दीपम ही तय करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कितना विनिवेश करने की जरूरत है। इस समय दीपम के राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी हैं और सचिव के रूप में अरुणवीस चावला हैं। इनकी जगह पहले तुहिनकांत पांडे, जो कि अब सेबी प्रमुख बन गए हैं, वो इसी विभाग के सचिव थे। उनके पास इसी विभाग का एक बहुत बड़ा अनुभव है और उन्हें पता है कि आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण को कैसे प्रयोग किया जाता है। यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो इस विभाग की वेबसाइट का एक बार स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने निजीकरण की तरफ। सरकार अब निजीकरण की नीति में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। उसके पीछे का कारण भी साफ दिखाई दे रहा है कि जिन कंपनियों को निजी कंपनियों ने खरीदा था, अब वो घाटे का सौदा कर रही हैं। आप एयर इंडिया को ही देख लीजिए। टाटा ने जिस प्रकार से एयर इंडिया को खरीदा था, इच्छा की थी कि इससे एक बड़ा मुनाफा जरूर निकल के आएगा, लेकिन उस मुनाफे के अनुसार कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी प्रकार से जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को खरीद रहा है, वो उतना फायदा नहीं उठा पा रहा है, जिसके कारण खरीदने वालों की संख्या में कमी होती हुई नजर आ रही है। इसके कारण सरकार को अपने निजीकरण का तरीका भी बदलना पड़ रहा है। एमटीएनएल जमीन और बिल्डिंग बेचकर 2134 करोड़ रुपए जुटाए गए। एमटीएनएल ने टावर और फाइबर के किराया से 258 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बीएसएनएल ने जमीन और बिल्डिंग बेचकर 2387 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो सरकार ने अब निजीकरण का तरीका बदल लिया है।
अब पूरी कंपनी को ना बेचकर उसकी जमीन को और उसकी जमीन को किराए पर उठाकर सरकार निजीकरण के रूप में काम कर रही है। दीपम के सचिव अरुणीश चावला का कहना है कि एसेट मोनेटाइजेशन के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के फेज 2 के तहत सरकार ने नया रोड मैप तैयार किया है। इसमें टेलीकॉम के अलावा हाईवे, रेलवे, कोर और नॉन कोर सेक्टर पर भी फोकस रहेगा। चावला ने यह भी कहा है कि नेशनल मोनेटाइजेशन फेज 2 के तौर पर काम जारी है। नेशनल लैंड कॉरपोरेशन भी इस प्लान का हिस्सा है। तो इस खबर के चलते ही आपने MTNL के शेयर में एक पिछले दिनों काफी तेजी देखी। ये वही कारण था कि निवेशकों को जब ये पता चला कि कंपनी पूरी तरह से निजीकरण नहीं किया जा रहा है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार BPCL को भी बेचने की तैयारी में सरकार ने योजना बनाई थी, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियों का कोई इंटरेस्ट ना देखकर फिलहाल सरकार ने इसको टाल दिया है। निजीकरण से केवल परिसंपत्तियों को बेचा ही नहीं जा रहा है, बल्कि इससे आरक्षण में भी सीधे तौर पर खतरा दिखाई दे रहा है। BPCL में 2042 OBC, 1921 SC और 743 ST कर्मचारी हैं। ये आंकड़ा 2019 का है। तो ये वही कारण है जिसके कारण सरकार अपनी निजीकरण की नीतियों को बदल रही है। निजी क्षेत्र के कोई भी उद्योगपति हो, सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं आप कलेक्ट करके दें, तभी हम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को खरीदने के लिए तैयार हैं। साल 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियों का विनिवेश करने की योजना बनाई थी। 2019 के पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे के अनुसार 348 ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिसकी लिस्ट नीति आयोग ने बनाई थी, जिसे बेचा जाना है। इसमें बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां भी शामिल हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगले कुछ सालों में सरकारी कंपनियों की संख्या सिमटकर महज 2 दर्जन ही बचेगी। ऐसा होने पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उन युवाओं के सामने चुनौती खड़ी होगी जिन्हें सरकारी कंपनियों में अब तक 49.5% तक का आरक्षण मिलता था। देश की दूसरी सबसे बड़ी फ्यूल रिटेल कंपनी भारत पेट्रोलियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोदी सरकार BPCL की 53.3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में थी, पर इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए किसी भी निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। BJP की नीतियों में निजीकरण की नीति हमेशा एक महत्वपूर्ण नीति रही है। 2002 में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का निजीकरण किया गया था, जिसको सुजुकी ने खरीदा था। 2001 में बाल्को का निजीकरण किया गया। 2002 में BSNL का निजीकरण किया गया, जिसे टाटा कम्युनिकेशन ने खरीदा था। 2001 में CMC लिमिटेड का निजीकरण किया गया, जिसे TCS ने खरीदा था। 2002 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसको वेदांता लिमिटेड ने खरीदा था। 2002 में इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेचा गया, जिसे रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदा था। 2003 में जैसोप एंड कंपनी लिमिटेड को बेचा गया, जिसे रुइया ग्रुप ने खरीदा था। सन 2000 में लगान जूट मशीनरी, जिसे मुरलीधर रतनलाल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने खरीदा था। 2000 में मॉडर्न फूड इंडस्ट्री को भी बेचा गया, जिसे एवरस्टोन कैपिटल ने खरीदा। 2002 में पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड को बेचा गया, जिसे एडवेंटज ग्रुप ऑफ कंपनी ने खरीदा था। तो ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने ही निजीकरण को बढ़ावा दिया है। BJP जब भी सत्ता में आई है तो उसने बड़ी बड़ी कंपनियों का निजीकरण किया है, लेकिन अब यह निजीकरण एक अलग रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। जिन लोगों ने भी सार्वजनिक कंपनियों को खरीदा, वो कंपनी अब अपेक्षा के अनुरूप मुनाफा नहीं निकाल पा रही हैं, जिसका वो कारण है कि अब जो भी कंपनी है वो सार्वजनिक क्षेत्रों में तभी हाथ डालने को तैयार हैं जब सरकार उन्हें पूरा सजा सजाया थाली उनके सामने रखें। 2023 के बाद सरकार ने निजीकरण की नीतियों में एक नया परिवर्तन भी किया था, जिसे शायद आप लोगों ने जरूर अनुभव किया होगा। यह परिवर्तन था निजीकरण की जो रूपरेखा थी वो बदल दी गई थी। शेयर मार्केट में OFS के जरिए और IPO के जरिए कंपनियों की शेयर को बेचा गया था, जिसके पैसे सरकार को मिले। पहले सरकार
पूरी कंपनी की बेचने की नीति पे काम कर रही थी। लेकिन जिस प्रकार से 2024 में शेयर मार्केट नई नई ऊंचाइयां छू रहा था, ऐसे समय पे सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और इस परिवर्तन के कारण जो कि बड़ा हिस्सा बेचने पर सरकार को पैसा प्राप्त होता, वो छोटा हिस्सा बेचने पर ही सरकार को वो पैसा प्राप्त हो गया। तो यही कारण था कि शेयर मार्केट उस समय इतनी ऊंचाई पे था जहां पर पीएसयू स्टॉक को लगातार ओएफएस के जरिए बेचकर सरकार ने भारी भरकम पैसे जुटाए और आम निवेशक इस रणनीति का शिकार बनते चले गए। मई का वो किस्सा जरूर आप सभी को याद होगा, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संसद भवन से कहा था कि पीएसयू में निवेश करें और वही कारण था कि भारतीय रिटेलर पीएसयू की तरफ इस कदर भागे और इतना पैसा लगाया कि आज वो लोग सब उसी निवेश को लेकर परेशान दिखाई देते हैं। तो क्या ये एक सोची समझी नीति नहीं दिखाई देती? क्या सरकार ने जीवत योजना के तहत ओएफएस के जरिए इतने भारी भरकम पैसे जुटाने में इस योजना को असली जामा पहनाया? प्राइवेटाइजेशन के चलते 2019 आते आते 50% से ज्यादा घटकर ये कर्मचारी सिर्फ 15 लाख के आसपास ही बच गए। यानी 16 सालों में केंद्र सरकार ने नौकरियों में 77.55 लाख की कमी आई है। तो निजीकरण से नौकरियों में एक बहुत बड़ा खतरा जरूर निकल के आया है और ये आने वाले उन बेरोजगार नव युवकों के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा कारण बनेगा जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। मोदी सरकार ने 60 खरब की सरकारी संपत्ति की बिक्री की तैयारी की है। सरकार की योजना अमल में आई तो सरकारी संपत्ति की बिक्री का ये सबसे बड़ा मामला होगा। सरकार ने ट्रांसमिशन लाइन, टेलीकॉम टावर, गैस पाइपलाइन, हवाई अड्डे, पीएसयू समेत सरकारी कंपनियों की कई संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने की तैयारी की है। इसे अगले 4 सालों के दौरान अमल में लाए जाने की योजना है। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार के थिंक टैंक ने कई मंत्रालयों से बात की है। इस योजना में इस तरह की संपत्तियों की लिस्ट तैयार की गई है जिसमें पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन से लेकर बीएसएनएल, एमटीएनएल के टावर, गेल की पाइपलाइन, कई एयरपोर्ट इस सूची में शामिल हैं। इन कंपनियों के एसेट की बिक्री से मोदी सरकार को लगभग 60 खरब रुपए जुटाने में मदद मिलेगी। साल 2014 का याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी। उस समय एक यादगार नारा मोदी जी ने दिया था, न्यूनतम सरकार अधिकतम राजकाज। पहली बात है कि आप कुर्ता पैजामा पहनते हैं कि 3 पीस पहनते हैं, इसके आधार पर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट तय नहीं होती। जब मैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करता हूँ, जैसे आज एक फाइल को मोक्ष होना है, उस फाइल को 40 जगह भेजना पड़ता है। हिंदू 4 धाम की यात्रा के मोक्ष पा सकता है, लेकिन हमारी फाइल तो प्रोसीजर इतनी लंबी चीजें चल रही है, इसको बहुत शॉर्टकट किया जा सकता है। बिल्कुल एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम 5-15 लोगों पर बैठे ही से फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी व्यवस्थाओं में गड़बड़। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का ये नमूना है। तो इसको सिर्फ मंत्री कितने, डिपार्टमेंट कितने, इसी तराजू से नहीं तोला जा सकता। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके पीछे एक कारण था, वो ये था कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करेगी और जब ये निजीकरण हो जाएगा तो ज़्यादा मंत्रालय की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं हो पाया। 2014-15 से ही 6.57 लाख करोड़ के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए गए थे, पर वो समय से पूरे नहीं हुए। बीते वित्तीय साल के आंकड़े तो खास तौर पर निराशाजनक हैं। करोड़ रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध महज 31,000 करोड़ रुपए का विनिवेश ही सरकार जुटा पाई। इसलिए इस विनिवेश की नीति यानी निजीकरण की नीति में सरकार ने बड़ा एक बदलाव किया है। इसलिए हमने आज के इस वीडियो में थंबनेल में भी यही लिखा है कि सरकार ने निजीकरण की नीतियों में किया बदलाव। तो ये सब सारी जानकारी एकत्र करने के बाद और इनको स्टडी करने के बाद यही ज्ञात होता है, यही प्रतीत होता है कि सरकार को निजीकरण की जो नीति है
उस पर बदलाव करना ही होगा। जबकि 1992 में ओबीसी आरक्षण की शुरुआत हुई थी, तब 2004 तक केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी की भागीदारी 16.6% की थी। 2014 आते आते यह 28.5% हो गई थी। ओबीसी जनसंख्या करीब 41% है और आरक्षण के चलते सरकारी नौकरियों में वो बराबरी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद इसकी भारी कमी देखी गई। अभी हाल में ही सेबी प्रमुख बने तुहिनकांत पांडे, जो कि पहले दीपम में सचिव के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है सरकार को, और यह प्रस्ताव कहता है कि बिजली वितरण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है। इसमें जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। बिजली कानून 2002 में सुधार करने की जरूरत है। वितरण कंपनियों को कंटेंट और कैरेज अलग अलग करना होगा। वितरण कंपनियां राज्य सरकार का विषय हैं, उन्हें अनुशासन में लाने के लिए केंद्र के पास सीमित उपाय हैं। वितरण कंपनियों का कुल नुकसान 4.5 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये वही कारण है जिसके फलस्वरूप निजी क्षेत्र की कंपनियां बिजली विभाग की कंपनियों को खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं। वो सिर्फ ऐसे भौगोलिक केंद्रों का चुनाव करना चाहती हैं जो कि एक अर्बन एरिया है। यह अर्बन एरिया एक फायदे का सौदा है और इसी फायदे का सौदा करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियां तैयार हैं। लेकिन जो रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, जहां पर राजस्व उगाही करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है, उस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियां जाने से हिचकिचा रही हैं। तो निजीकरण के रूप में यदि सरकार को आगे बढ़ना है तो इसमें एक और बड़ा बदलाव करने की जरूरत है और सरकार इस पर ऑलरेडी काम कर रही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम निजीकरण से संबंधी अगले वीडियो में आपको और नए डेटा के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।